हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करेंगे, है ना। आप अपने घर में आराम से बैठिए और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए। दिल से पढ़िए, मज़े से पढ़िए। सारे क्लासेस चलेंगे, नवंबर से पहले सारे कंप्लीट हो जाएगा लगभग, मैं प्रयास करूँगा। और आपकी पूरी सिलेबस और अच्छे से अच्छे आप मार्क्स ला सकते हैं। 90% से ऊपर अगर मार्क्स लाने हैं तो कंटिन्यू मेरा क्लास अच्छे से आप लेते रहिए। हाँ, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी मेरा वीडियो पॉज करिए और जाके कॉपी और पेन लेके आइए और बैठिए। और मैं जो बोलता हूँ, कुछ परिभाषाएं जो भी मैं हूँ उसको लिखा दूंगा और उसको आप नोट करेंगे। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आती होगी, व्यवस्था उतना नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल, तो थोड़ा सा डार्क आता होगा, क्लियर हालांकि दिख रहा होगा क्या क्या है। आगे हम व्यवस्था करेंगे तो और अच्छे से वीडियो आपके लिए अपलोड कर पाएंगे। अभी लॉकडाउन है, कुछ सामग्री भी हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने मोबाइल से और इन सब चीज़ों से जो है हमारे पास उसकी साथ व्यवस्था करके हम कर रहे हैं अपन लोग, है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन लोग अपना क्लास। कल हमने आवेश के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था कि आवेश किस प्रकार उत्पन्न होता है, आवेश क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश का इतिहास में किस प्रकार से आवेश को जाना गया और कैसे कैसे वो यहाँ तक उसकी जानकारी हमको मिली। और एक आवेश के कारण हमें क्या क्या चीज मिलता है। आवेश से हमको विद्युत मिला, और विद्युत है तो अभी संसार हम मानते हैं, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग अभी कुछ नहीं। सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं का इस्तेमाल हम लोग अभी अच्छे से कहाँ कर पाते। मोबाइल है, टीवी है, फैन, कूलर, जितने भी आप सामग्री देख रहे हैं तो सारी इलेक्ट्रिसिटी से ही यानी विद्युत पर ही आधारित है। और ये बहुत बड़ी खोज है, इन्वेंशन बहुत बड़ी है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कल आवेश हमने देखा था और उसके बाद हम देखे कुछ एक तालिका बना के लाए हैं आपके लिए। इस तालिका में हम लोग देखते हैं, हमने तालिका क्रमांक, धनावेश, ऋणावेश। इसका मतलब है कि इस बॉक्स में जो भी पदार्थ लिखे हैं और इस बॉक्स में जो भी पदार्थ लिखे हैं, इन दोनों को अगर हम आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं या घर्षण करते हैं, तीनों एक ही चीजें हैं। तो यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से हम रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न होगा, रेशम के कपड़े में ऋणावेश उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से ये तालिका है। इस बॉक्स में इन दोनों बॉक्सों के पदार्थों को, आमने सामने वाले जो पदार्थ लिखे इनके अगर रगड़ेंगे तो ये वाले आवेश इन दोनों में उत्पन्न होंगे। ये बात क्लियर हो गई। और आगे ये आवेश दो प्रकार के थे। ये एक और था, इस नाम आया था काचाव आवेश और रेजनी आवेश। तो काचाव आवेश और रेजनी आवेश किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है। काचाव यानी कांच में उत्पन्न होने वाला आवेश। तो कांच में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है भाई, जब कांच की छड़ को रेशम कपड़े से अपन लोग रब करते हैं तो कांच की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश। तो काचाव आवेश धन आवेश को बोलते हैं। इसको बोलते हैं, ये किसने बोला इसको, एक है चार्ल्स ड्यूफे ने। ड्यूफे साइंटिस्ट थे, चार्ल्स ड्यूफे ने इसको नाम दिया। काचाव आवेश को उन्होंने धनावेश नाम दिया। और रेजनी आवेश यानी कि जब एवोनाइट को बिल्डिंग खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट वाले में जो आवेश उत्पन्न होता है उससे, एवोनाइट में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, हमने पढ़ा था ऋणावेश। जो स्टूडेंट नए हैं वो हमारे पुराने वाले वीडियो को देखें, तब उनको आगे का और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। पूरा कंटिन्यू एक सीरियल से आप लिखते रहिए, मैं परिभाषा लिखाऊंगा, उसको नोट करिएगा। अब इसके बाद जो आवेश उत्पन्न हो गया, हमने यहां तक समझ लिया कि धनावेश उत्पन्न होता है और ऋणावेश उत्पन्न होता है ना। हाँ, अब आवेश से संबंधित कुछ प्रयोग किए गए और उस प्रयोग से हमने कुछ निष्कर्ष निकाला है। हमने क्या, साइंटिस्टों ने निष्कर्ष निकाला था, उसको देखते हैं। आवेश से संबंधित कुछ प्रयोग, उन्होंने क्या किया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ा गया तो उसमें एक आवेश उत्पन्न होगा। कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, कमेंट में बताइएगा।
धनावेश उत्पन्न होता है, उसको धागे से बांध के हमें लटका दिया। इसी प्रकार से एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े से ही रगड़ के इस कांच के छड़ के पास ले आते हैं, तो देखा गया कि ये कांच का छड़ एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है इस कांच के छड़ में। उसे क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि एक प्रकार का उस पर बल उत्पन्न होने लगता है या बल लगने लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि जब समान प्रकार का आवेश एक दूसरे के पास होते हैं तो उस पर एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं और इसको धागे से बांध के इसको लटका देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के हम इसके पास लाते हैं, तो देखते हैं कि इसमें भी इसको भी पास लाते हैं, देखते हैं कि भी दूर जाता है। दूर जाने का मतलब है इसमें भी एक प्रकार का बल लग रहा है, वो कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण। यानी दूर जाने का मतलब क्या है, प्रतिकर्षण। लेकिन यदि एक कांच की छड़ को उठाया और धागे से बांध के लटका दिया और इस एबोनाइट की छड़ को कांच के छड़ के पास लाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये एक आकर्षण बल लगाता है, न कि प्रतिकर्षण बल। तो ये कौन सा बल हुआ, आकर्षण बल। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला, 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष यह निकलता है कि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ में भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, एक ही प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होता। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जब समान प्रकार के आवेश एक साथ होते हैं तो उस पर कौन सा बल लगता है, एक दूसरे को क्या करते हो, दूर हटाते हैं। इसका मतलब उस पर प्रतिकर्षण का बल लगता है। चाहे वो धन मतलब कि एक प्रकार का धनी धन हो या एक प्रकार का आवेश हो जो कि माइनस माइनस हो, मतलब एक प्रकार के अगर आवेश है दोनों, तो दोनों प्रक्रिया में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। लेकिन एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, तो दोनों में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। यानी कि 3 चीजें हमें निष्कर्ष में निकला। पहला ये कि कांच की छड़ को रेशम कपड़े से, कांच की छड़ में और रेशम के कपड़े में भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। दूसरा क्या है कि समान प्रकार के आवेशों में यानी लाइक चार्जों में रिपल्सन फोर्स लगता है और अपोजिट चार्जों में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, ये हमने निष्कर्ष निकाला गया और हमने इसको जाना। ठीक है, और ये तालिका ये आपको समझ में आ गया। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे और इसको नोट करिए, इसको आप लोग बना लीजिए और ये आप तैयार करिए। अब आगे हम लोग देखेंगे आवेश उत्पन्न तो हो गया और आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, आवेश में कितने प्रकार के बल लगते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग देखेंगे अब ये टॉपिक जो लिखे हैं आपको मैं व्हाइट बोर्ड में, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग। चालक व विद्युत रोधी को क्या बोलते हैं, कुचालक। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। तो पहले हम लोग देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो जो उसका टॉपिक है उस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझिए। उस टॉपिक को आप लोग 2 बार पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये बोल क्या रहा है, ये टॉपिक बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। यानी कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत मीन्स कि जो आवेश उत्पन्न होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, जो कि मैंने कल आपको इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। परमाणु संरचना बना कि जो आवेश उत्पन्न होता है वो मैं एक बार बना दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक परमाणु है, परमाणु संरचना हम बनाते हैं किसी भी तत्व का, तो हम देखते हैं कि बीच में क्या होता है, नाभिक,
और इसके वृत्ताकार जो बाहर स्थान होते हैं ये इसके कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, ये कक्षाएं हैं, ये कक्षक, ऑर्बिट, ये क्या है? नाभिक में क्या होता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। ये कक्षक क्या है? ये है कक्षक, ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या होता है। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो परमाणु है, जो प्रत्येक पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बनता है, और जो भी पदार्थ है उसे परमाणु तो होगा ही, और प्रत्येक परमाणु 3 पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसमें से है एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। 3 चीजों से मिलकर बना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन्हीं तीनों चीजों से कोई भी पदार्थ या कोई भी बड़ा से बड़ा पदार्थ, कण जितने भी हैं इन्हीं पार्टिकल से मिलके बनते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन है वो तो नाभिक में होता है और ये स्टेबल होता है, कहीं मूव या कहीं गति नहीं करता, यानी कि वो नाभिक में केवल बैठा रहता है, और जो बैठा रहता है वो मूव नहीं करेगा तो उसके द्वारा कोई घटना नहीं घटने वाली है कि घटेगी। जो स्टेबल है, जिसपे कोई एक्शन रिएक्शन लग ही नहीं रहा है, वो क्या कोई प्रॉपर्टी लागू कर सकता है या क्रिएट कर सकता है? कुछ नहीं लागू कर सकता, क्योंकि वो स्टेबल है। अब आगे देखते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में मूव करता रहता है, उसको रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है उसके चारों तरफ, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के पास वाले कक्षाएं हैं, ये नाभिक के साथ अत्यंत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको आवेश पढ़ाया, विजातीय आवेश, यानी कि एक धन और एक ऋण आवेश रहेगा तो कौन सा बल लगता है उसमें? आकर्षण बल लगता है। तो देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी परमाणु में तो समान होती है, तो प्रोटॉन टोटल इसमें जितने होंगे वो पूरे प्रोटॉन तो नाभिक में ही होंगे, और बाहर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक से बहुत पास है, तो ये प्लस और ये होगा माइनस, तो प्लस और माइनस चार्ज के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। और ये बल कितना होगा? प्रबल होगा कि दुर्बल होगा? प्रबल होगा। क्यों प्रबल होगा? क्योंकि नाभिक के पास में है, यानी कि उसके रस संपर्क में है, उसकी दूरी बहुत कम है, तो बल आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होगा। और यही प्रिंसिपल आगे लागू होगा कूलॉम के नियम में, दूरी बढ़ती जाती है तो बल का मान कम होता जाता है। देखिए, जैसे ही इसकी दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है और लास्ट में आती है, तो सबसे दूर कौन सा इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे। इसे बोलते हैं हम लोग बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक से सबसे दूरी पर हो और बाहरी कक्षा में हो, जिसे हम आसानी से कम बल लगा के निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि ये नाभिक से बहुत दूर है, और दूर होने के कारण इसका नाभिक के साथ आकर्षण बल का मान बहुत कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उसको हम कम से कम बल लगा के बाहर आराम से निकाल सकते हैं, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, ये आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। चूंकि प्रोटॉन धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, और इनकी जो संख्याएं हैं वो बराबर होती हैं। अतः अगर प्रोटॉन धनात्मक होने के कारण और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होने के कारण आपस में अगर ये निष्फल हो जाएंगे तो बचेगा क्या? नाभिक में केवल न्यूट्रॉन बचेगा, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। देखिए, इलेक्ट्रॉन
माइनस चार्ज प्रोटॉन प्लस चार्ज न्यूट्रॉन, ये उदासीन होता है। ये इसमें आवेश जो होता है उदासीन होता है। इसका आवेश क्या है? ऋण आवेश। इसका आवेश है ऋण, इसका आवेश क्या है? प्लस, इसका है उदासीन। ठीक है। और कितना आवेश की 1 इलेक्ट्रॉन आवेश की मात्रा कितनी होती है याद रखेंगे? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। माइनस में होगा ये। इसका क्या होगा? प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम में प्लस में होगा। इसका कोई आवेश नहीं होता है क्योंकि ये उदासीन होता है। अतः हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग ये समझ गए प्रोटॉन में धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों में ऋण आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। अतः किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। अतः परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विपरीत आवेश होने के कारण आपस में क्या होंगे? अगर मिल जाएंगे तो दोनों आवेश समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल नाभिक। ठीक है। जब तक हम अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को कोई बल लगा के बाहर निकाल नहीं लेते, जब तक ये पूरी तरह से उदासीन रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ही, यानी कि यहाँ पे एक चीज और नोट करिए कि किसी पदार्थ के आवेशन के लिए, किसी पदार्थ के आवेशन के लिए केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन। केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन। अगर पूछ दिया जाए ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हमने यहाँ पे आपको इसलिए पहले से लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है भाई? 9.1091 गुणे 10⁻31, यानी कि हम इसको शॉर्टकट में भी लिखते हैं अपन लोग। 9.1 लिख सकते हैं, 1.6 लिख सकते हैं, 1.6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 तो हम इससे देखते हैं, वैल्यू का पता लगाते हैं, इससे पता लगाते हैं। देखिए माइनस, इसका कितना है? -31, इसका कितना है? -27। तो -31 बड़ा है कि -27? तो -27 बड़ा है। यानी कि जो प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है लगभग क्या है? लगभग दोनों का द्रव्यमान क्या है? लगभग बराबर है। थोड़ा सा अंतर है तीसरे डिजिट में, ये 5 है और 8 है, लेकिन लगभग उसका जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है। इसलिए, और सबसे हल्का कौन हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन। तो जो हल्का है वही तो मूव कर सकता है आसानी से, वही तो एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में जा सकता है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वह विद्युत आवेशन या किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन। केवल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अतः विद्युत घटना को पूरा करने के लिए किसका योगदान होता है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है परीक्षा में, 1 नंबर वाले परीक्षा में, जिसके यहाँ 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, उसमें प्रश्न पूछ देता है या ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि आवेशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे आप लोग बताइएगा? ठीक है। हाँ, अब घर्षण विद्युत की व्याख्या करने के लिए आपसे क्वेश्चन आता है कि घर्षण विद्युत की व्याख्या करिए, तो आप कैसे करेंगे? घर्षण विद्युत की व्याख्या करने के लिए मैंने आपको बताया, यही आप लिखेंगे। घर्षण विद्युत की व्याख्या में क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम पढ़ चुके कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाते हैं, तो उनके द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। हाँ, जान गए ना? क्यों जान गए? देखिए, जब ये यहां से रिमूव करेगा तो इसके द्रव्यमान परिवर्तन आएगा, यानी कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। और यह द्रव्यमान परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि घर्षण के पश्चात जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो वहां से निकल के दूसरे पदार्थ में चले जाता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो अपने साथ कितना द्रव्यमान लेके जाता है?
तो इतना द्रव्यमान जब लेके जाएगा तो ये पदार्थ हल्का हो जाएगा, यानी कि ये पदार्थ हल्का हो जाएगा और वो पदार्थ भारी हो जाएगा। बिना घर्षण के क्या ये संभव था क्या? बिना घर्षण के ये संभव नहीं था। यानी कि ये लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या है ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक पदार्थीय कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये पदार्थीय कण है। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका द्रव्यमान हो, तो पदार्थीय कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये पदार्थीय कण है जो जिसका निश्चित द्रव्यमान कितना है? 9.1 गुणे 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने पर पदार्थ धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों के किसी पदार्थ में चले जाने पर वो ऋणावेशित हो जाता है। यह है आपका क्या? घर्षण विद्युत की व्याख्या। ठीक है, क्योंकि घर्षण के कारण ये व्यवस्था होती है। एक में द्रव्यमान अधिक हो जाता है और एक में द्रव्यमान कम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाने पर ही आवेश का आदान प्रदान होता है, और आवेश का जहां आदान प्रदान हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं आवेशित होना, विद्युतमय होना, यानी कि उसमें विद्युत की प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाए। और यह चूंकि घर्षण से उत्पन्न होती है, अतः इसी के द्वारा घर्षण विद्युत की व्याख्या आसानी से हम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, चालक और विद्युत रोधी। इसको भी आप समझ लीजिए। चालक मतलब क्या? चालक वह पदार्थ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो और वो आसानी से उस चालक में मूव कर सके, चल सके। यानी कि एक सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए कि चालक क्या होता है? चालक वह पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। और विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या उत्तरदायी है भाई? तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है? कौन सा इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आसानी से किसी भी परमाणु से निकल सके। और जब तक वो मूव नहीं करेगा जब तक वो मूव नहीं करेगा तब तक उसमें कोई भी आवेश उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक है, तो चालक और कुचालक याद रखेंगे। चालक में क्या होते हैं? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं और वो मूव कर सकते हैं, तो उसे हम चालक बोलेंगे। और कुचालक किसे बोलेंगे? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी। और दूसरे शब्दों में आप बोल देंगे, परिभाषा क्या कर सकते हैं उसकी परिभाषा आप ऐसे देंगे, कुचालक को ही बोलते हैं विद्युत रोधी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसुलेटर। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इसे हम बोलते हैं कुचालक पदार्थ। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी या इंसुलेटर। ठीक है, जैसे कि विद्युत रोधी से प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक में कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि हम लोग प्लास्टिक देखते हैं, सूखी लकड़ी हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं? ये कुचालक पदार्थ हैं, जिसको कि हम लोग चालक पदार्थ पे लगाते हैं लेयर के रूप में। जैसे वायर घर में है, वायर के ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं पतला प्लास्टिक का, जिससे हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो कुचालक पदार्थ है, इंसुलेटर है, उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इसलिए हमको हमारे सुरक्षा के लिए उसको लगाया जाता है प्लास्टिक का। ठीक है, इस चालक क्या होता है? जैसे तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना। चांदी को अच्छा चालक माना जाता है, तो चांदी का हम लोग वायर नहीं बना सकते, कनेक्शन करते हैं तो एल्युमिनियम होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे सारे, तो आगे हम और डिस्कस करेंगे इसको। फिलहाल अभी इतना आप लोग ध्यान देंगे कि चालक और कुचालक क्या होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसको हम बताएंगे जब धारा विद्युत पढ़ने लेंगे, जब इसका फ्लो कराएंगे हम लोग आवेश का, तब हम और डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए आवेश का संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है क्या? संरक्षित रहना, कभी भी खत्म न होना, कभी भी खत्म न होना। और इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कहाँ ये खत्म होगा, आप लोग खुद देखिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप सिंपल ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ में धनावेश उत्पन्न होता है और रेशम के कपड़े में ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो जितना कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो धनावेश हुआ है, उतना ही इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? रेशम के कपड़े में गया है। तो अगर हम रेशम के कपड़े और कांच की छड़ को दोनों को आपस में मिला दें तो पुनः उसका आवेश क्या हो जाएगा? आवेश क्या बढ़ा है? किस आवेश क्या हो जाएगा? आवेश तो कंजर्व है, एक में घटा और एक में बढ़ा, एक खत्म तो नहीं हुआ।
केवल इसके रूप में परिवर्तन हो गया। पहले एक पदार्थ में था, अभी दूसरे पदार्थ में चला गया। यानी कि हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं, किसी पृथक्कृत निकाय में, किसी पृथक्कृत मतलब एक अलग पदार्थ, बताएंगे पृथक्कृत क्या होता है। किसी पृथक्कृत निकाय में, लिखिए इसको, आवेश संरक्षण का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। याद रखेंगे इसको, और चाहेंगे तो लिख देंगे, किसी पृथक्कृत निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। किसी पृथक्कृत निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश का बीजीय योग सदैव क्या होगा, नियत रहेगा। नियत मतलब बराबर कंफर्म वो रहेगा, है ना। अब इसका उदाहरण अगर आपको देने के लिए बोले, उदाहरण आप दे सकते हैं। क्या उदाहरण देंगे भाई संरक्षण के नियम में? जैसे कि यही वाला कांच, जब कांच की क्षण रेशम के कपड़े में रगड़ा जाता है तो कांच की क्षण में जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही रेशम के कपड़े में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप आइगोनाइट की क्षण को जब हम किससे रगड़ते हैं, बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं, तो आइगोनाइट के क्षण में जितना ऋणावेश उत्पन्न होता है उतना ही बिल्ली के खाल में धनावेश उत्पन्न होता है। अतः जो आवेश है वो दोनों का आवेश, दोनों जो होते हैं, जो पृथक्कृत निकाय मतलब जिन दोनों के बीच घर्षण किया जा रहा है, जिन दोनों के बीच घर्षण किया जाए उसे पृथक्कृत बोलेंगे। तीसरा चालक वहां पे नहीं होना चाहिए। तो किसी पृथक्कृत निकाय में जो आवेश है वो सदैव नियत रहता है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो गया। यानी कि जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले कि ऊर्जा संरक्षण होता है, ऊर्जा संरक्षित रहता है, इसका केवल रूप बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। कौन सी ऊर्जा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या आवेश भी संरक्षित रहता है, इसका भी केवल आदान प्रदान एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में होता है, बाकी संरक्षित रहता है। बस समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आ रहा है, हाँ एक बात और है आप लोगों से, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या कुछ चीजें हो या मैं थोड़ा सा फास्ट बोल पा रहा हूँ तो उसको आप हमको बताएंगे कमेंट में, तो हम उसको सुधार करेंगे। अभी हम ऑनलाइन क्लास में पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाहट तो होता ही है, उसको हम सुधार करेंगे और आपको हम बताएंगे। लेकिन आप जरूर हमारी कमियों को बताएं जिससे कि हम उसको सुधार करके आपको अच्छे से अच्छा और कुछ बता सकें। ठीक है दोस्तों, ये आप जरूर हमको बताएंगे और मैं कमेंट बॉक्स चेक करता रहता हूँ कि क्या आप लोगों ने कुछ लिखा है मेरे प्रति या कुछ आप पूछे हैं, तो आप हमारी कमियों को भी बताएंगे जिससे कि हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अभी सब व्यवस्थाएं नहीं है, थोड़ा सा और दिक्कत है। हम जहाँ पे रहते हैं बगल में पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे पक्षियाँ रहती हैं तो उनका आवाज़ भी आता रहता है। कभी कभी बगल में बच्चे दौड़ते रहते हैं, कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, कुछ डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो भी भौंकते रहते हैं। हो गया, हमको पढ़ना है, हमारा आवाज़ आप तक पहुँचना चाहिए, है ना। बस चलिए देखते हैं आगे। एक टॉपिक और है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, क्वांटमकरण इसको बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है इसमें केवल ये बताया गया है, केवल एक सिंपल हमको बता रहे हैं सिंपल शब्दों में कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है कि जो आवेश होता है, जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का, वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब या तो आवेश एक इलेक्ट्रॉन होगा, किसका पूर्ण गुणज बोले, फिर से सुनिए एक बार। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण आप लिख लेंगे। आवेश का क्वांटीकरण का शुद्ध परिभाषा लिख लीजिए कि आवेश क्वांटीकरण के, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार प्रत्येक आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। प्रत्येक आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। आवेश को किसे दर्शाते हैं, Q से। तो Q बराबर लिखते हैं Q इक्वल टू एन ई, जहां n इक्वल टू +-1 2 3 4 5 so on। मतलब +-1 +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, याद रखेंगे। या आप ऐसे लिख सकते हैं +- है।
बस समझ में आ गया। एन क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए क्यू क्या है? आवेश। जो आवेश है वही ना इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रखिएगा इसको। तो आवेश हमेशा, आवेश सूत्र क्या होता है? यानी याद रखेंगे इसको दोस्तों, भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आवेश क्वांटिटी का समझ आ गया कि यहां से देखिए प्रत्येक आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि n की वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। नॉट +1/2, -1/2, 3/2, ये सब नहीं होंगे। ये क्या होगा? ये नहीं है, ये होगा। और समझ में आ गया? आगे बात समझ में। अब देखते हैं, अब यहां से एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे थोड़ा सा, कैसे निकालेंगे हम लोग। यहां से देखिए इसको आप देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्वांटिग्रेड में हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? क्यू बराबर पता चल गया। अब अगर हमको आवेश का मान पता हो, इलेक्ट्रॉन का मान पता हो, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल सकते हैं। तो n = Q/E या इलेक्ट्रॉन = Q/n। इन तीनों फार्मूलों को आप ध्यान देंगे, ये तीनों फार्मूले हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग इसका न्यूमेरिकल के सहायता से इसको हम एक सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, देखिए ये चीज, ये जो हमने अभी फार्मूला आपको बताया, क्या बताया था? Q = ±n, n की वैल्यू 1 2 3 थी। तो यानी कि Q का मान अगर हम n का मान +1 तो +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या +2 इलेक्ट्रॉन +3 इलेक्ट्रॉन, न कि 1/2 इलेक्ट्रॉन 3/2 इलेक्ट्रॉन, सब नहीं होंगे ना, ऐसे होता है। ठीक है, देखिए इसको, ये एक प्रश्न है हमने आपके लिए लाया है न्यूमेरिकल, उसी से संबंधित। समझिए इसको, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, याद रखेंगे। उसमें आवेश की मात्रा व प्रकार बताइए। उसमें आवेश की मात्रा व प्रकार बताइए। देखिए हम जानते हैं, देखिए पहली बात तो क्या है? दिया है, लिखेंगे अपन लोग क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 100 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो n होगा। देखिए n क्यों हो रही है आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा है न्यूमेरिकल में, तब आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? एक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 100। तो n कितना हो गया? 100। उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताइए, यानी कि n = कितना हो गया? 100। आवेश की मात्रा मतलब क्या पूछा है उसमें? आवेश, यानी कि क्यू पूछा है। तो आप लिखेंगे क्या? Q = क्वेश्चन मार्क आ गया ये Q। और E की वैल्यू दिया नहीं है। दिया कैसे नहीं है? E की वैल्यू कितनी? E का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम को दर्शाते हैं C से, या आप चाहें तो हिंदी में लिख दीजिए कूलाम, इसको बोलते हैं क्या? C दर्शाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का मान नहीं दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। हमेशा आप याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये आप समझ गए। तो निकालना क्या है हमको? आवेश की मात्रा। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे सूत्र Q = Ne से। तो Q का मान, आपने Q का मान निकालना ही है। n की वैल्यू कितनी है भाई बताइए? 100 × E की वैल्यू कितनी है? कूलाम। ये पता हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1.6 × 10⁻, कितना? -19। यहाँ पे कितना है? 10⁻²। तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगी? आप लिख सकते हैं इसे 10⁻, तो 1.6 गुणे -19, 10⁻⁻19। ये देखिए आधार समान है तो जो घाते हैं वो जुड़ जाएंगी, तो ये -1 + 2, याद रखेंगे इसको। अगर आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, गुणा में है, भाग में क्या होता है? घट जाता है।
ये सारी चीजें बहुत बच्चे हैं जिनसे ये चीजें नहीं आती है अभी कैलकुलेशन, तो वो ध्यान देंगे कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें जब सेम आधार बनाना रहता है तो हमको ऐसे सॉल्व करना रहता है, ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। ये हो जाएगा, क्योंकि आवेश है तो आवेश किसमें होता है, कूलम में होता है। अब देखिए 1.6 गुणे 10 दिखाते कितना हो जाएगा, 19 में से 2 जाएगा तो -17 कूलम। चूंकि इसमें और क्या पूछा है, उसमें आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कितना आ गया भाई, 1.6 गुणे 10 दिखाते -17 कूलम। और इसका प्रकार बताइए, प्रकार तो आपको यही से पता चल जाएगा, कहां से, यहां से देखिए, जब किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यानी निकलता है तो कौन सा आवेश होता है, बताइए, धनावेश, इसलिए धन है। यानी कि ये प्रकार में क्या लिखेंगे हम लोग, धनावेश है। बात समझ में आ गया आपको, ये न्यूमेरिकल है। अगर इसका दूसरे प्रश्न, इसी का प्रश्न दूसरे तरह से घुमा देते हैं हम लोग, क्या एक पदार्थ जिसका आवेश Q है, जिसका आवेश Q है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं बता रहा हूं आपको, चाहे तो लिख लेंगे। एक पदार्थ है जिसमें आवेश की मात्रा Q है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पूछ दिया, आवेश Q दे दिया, आवेश क्या दे दिया, Q, यानी कि Q का मान दिया होना चाहिए। Q का मान कितना मान लेते हैं, ऐसा देखो, वो प्रश्न इस प्रकार से लिखो, जैसा मैं फिर से बोल रहा हूं, एक पदार्थ में आवेश का मान 1.6 गुणे 10 घाते -70 कूलम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उसको आप निकाल सकते हैं यहां से। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/n, E इक्वल टू Q/n। देखिए E इक्वल टू Q/n से, तो आवेश का मान दिया, इलेक्ट्रॉनों की क्या बोला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये पूछा है ना, तो हम n इक्वल टू निकालेंगे, n इक्वल टू क्या होगा, Q/e। तो Q का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 घाते -17, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ठीक है, ये वाले आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 10⁻⁻17 भाग, चूंकि ये डिवाइड में है तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो -19, यानी कि जब ये ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻17 प्लस 19, मतलब कितना आ गया 100, यह का मतलब कितना आ गया 100। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला चीज यहाँ पे आ गया, आ गया, बात समझ में आ गया, ये चीजें हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तुम्हारा है, अब आवेशों के गुण कई सारे हैं, प्रॉपर्टी, उसको भी थोड़ा सा हम आपको बता दें, आवेशों की प्रॉपर्टी, आवेशों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, बताइए तो प्रॉपर्टी क्या क्या है भाई, बताइए। पहला तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक ही प्रकार के आवेश, लाइक चार्ज जो होता है वो रिपल्सन फोर्स अप्लाई करता है, और जो आपका अपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। पहला ये हो गया, दो हो गए, विद्युत आवेश क्या है, ये अदिश राशि है, अदिश राशि मतलब केवल इसको परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आपने पढ़ा है सदिश और अदिश राशियां, अगर नहीं पता होगा तो हम आगे बताएंगे उसको, कभी मौका मिलेगा तो, ठीक है। और क्या हमने एक गुण तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, क्वांटीकरण का सिद्धांत, यानी कि जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, रटने की जरूरत नहीं है, सारे गुण आपको याद हो जाएंगे। 3 गुण हो गए, पहला क्या, सजातीय आवेश प्रतिकर्षण बल, विजातीय आवेश आकर्षण बल, और आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, 3 हो गए। और क्या है भाई, हाँ एक और, विद्युत आवेश में जो योज्य मतलब कि एडिटिव की प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव का मतलब कि जोड़ने की,
मतलब मान लो अगर ये कोई चालक है, इसमें यहाँ Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 कई सारे आवेश इसमें हैं, तो जो कुल आवेश होगा Q हो जाएगा, कुल आवेश जो होगा इस चालक का पूरा आवेश जो होगा वो ऐसे जुड़ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये होता है क्या, तुम्हारा आवेशों के योज्य का नियम, यानी कि योज्यता का नियम। यानी कि किसी भी चालक में यदि आवेश है कई सारे Q1 Q2 Q3 Q4, तो टोटल आवेश आपस में जुड़ने की प्रॉपर्टी इसमें होती है। जैसे अदिश राशियां होता है, जानते हो अदिश राशि मतलब 2 4 6 8, ये सारी अदिश राशियां हैं तो आपस में जुड़ जाती है। उसी प्रकार से जो आवेश होता है वो भी इस प्रकार से, क्योंकि अदिश राशि है। ठीक है ना, ठीक है, ये चीजें आपको हो गई, ये हो गया आपके गुण। अब मित्रों अब हम लोग आगे देखेंगे, ये आवेश है, आवेश लगभग समाप्त हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इंडक्शन द्वारा जो आवेशन करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है, प्रेरण की बात हम करेंगे, भूसंपर्क करेंगे, अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग का नाम सुना होगा। ये सारी चीजें हम अगले क्लास में लेंगे। और अगला क्लास में हम कूलाम का नियम लेंगे। कूलाम जो थे उन्होंने आवेशों से संबंधित एक नियम प्रतिपादन किया था कि आवेश जो बल लगता है, देखिए जैसे कि हम लोगों ने देखा कि दो आवेशों में या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन कूलाम ने उसको उसका परिमाण बताया। परिमाण मतलब हमने अभी यह नहीं जाना कि बल तो लग रहा है, लेकिन कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उन दोनों एक दूसरे के चार्जेस पे, तो वो चार्ज पे कितना बल अप्लाई होगा, उस बल की गणना किया। और उसको गणना करने के पश्चात उन्होंने एक नियम दिया कि इस नियम से अगर कोई दो आवेश हैं तो उन पे जो बल लगता है वो इतना होगा। क्योंकि हम उसकी परिमाण ज्ञात नहीं कर पाएंगे तब तक हम उस बल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बल तो लग रहा है। तो उन सारी चीजों का हम लोग आगे देखेंगे। कूलाम के नियम का न्यूमेरिकल आगे लगाएंगे, आंकिक प्रश्न तो आप लोगों के लिए होमवर्क है और आप लोग इसको करेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि क्वांटीकरण के सिद्धांत पे आधारित सारे न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं और आप इसको कंप्लीट करेंगे। और आगे हम लोग थोड़ा सा थ्योरी इसमें बचा हुआ है उसको देखेंगे। इसके बाद आवेश आपका समाप्त हो जाएगा, फिर आएगा बल, बल के बाद क्षेत्र, और क्षेत्र खत्म होने के बाद हम लोग आ जाएंगे चैप्टर सेकेंड में। ठीक है मित्रों, आपसे निवेदन है आप हमारे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा जरूर और शेयर करिएगा, लाइक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसा है, और डिसलाइक करेंगे तो डिसलाइक का कारण हमें बताइएगा ताकि हम उसका सुधार करके आपको अच्छे से अच्छा कुछ और बताएं। क्योंकि कमियां आप हमको बता सकते हैं कि क्या कमी है। मेरे वॉइस में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि माइक नहीं है, और उसकी सारी व्यवस्था हो जाने के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे, हर एक चीज आने लगेगा। अभी आप हमें कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा। और प्लीज आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि हम जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको 1 से 2 वीडियो डेली दें, 1 क्लास 2 क्लास, जिससे कि आपको घर में बैठ के आपका नोट्स कंप्लीट होता रहे। आप बिल्कुल फिजिक्स के लिए नोट्स कंप्लीट करते चलिए, आपको मैं न्यूमेरिकल विथ न्यूमेरिकल पूरा बताता रहूंगा और आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा और फिजिक्स में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं तो एक एक दिन कम होता जाता है और एक दिन का सिलेबस अगर एक भी दिन गैप हुआ तो दिक्कत हो जाता है, आगे जाके सिलेबस कंप्लीट होने में दिक्कत आने लगती है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। 11th की क्लास भी हम शुरू करेंगे जल्दी ही। अभी तो हमने 12th की क्लास स्टार्ट किया है, 11th की क्लास भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।